Yes, please. Good morning, everyone. So, in the previous part, हम लोगों ने डिविडेंड के रिगार्डिंग जो सेक्शन 123 की डिस्कशन अपनी स्टार्ट करी. दैट इज द मेन डिस्कशन रिगार्डिंग जो हमारी रही सर विद रिस्पेक्ट टू रूल नंबर 3. जब आप अल्टीमेट करंट ईयर का डिविडेंड क्या करना चाहते हैं, डिक्लेयर करना चाहते हैं, बट वो डिविडेंड का सोर्स क्या है, फ्रॉम द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स, या कहने को वर्ड यूज करेंगे फ्री रिजर्व में से आप लोग फ्री रिजर्व्स को यूज करते हुए नेक्स्ट आगे करंट ईयर का डिविडेंड क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं. तो उसके लिए रूल 3 ने 3 कंडीशंस आप लोगों के पास क्या करी, प्रेस्क्राइब करी. एंड बेसिकली सर पॉइंट वहां पे 2 थे कि रूल 3 आप लोगों का एक्टिव कब होगा. नंबर 1 पॉइंट इज व्हेन देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स एंड सेकंड इज एब्सेंस. या तो करंट ईयर में प्रॉफिट्स ही नहीं है, या करंट ईयर में जो प्रॉफिट्स हैं वो अपने आप में क्या है, इनएडिक्वेट. देन तभी सोर्सेज के मुताबिक 123 सेक्शन में बेसिक आपने क्या पॉइंट पढ़ा, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कौन से प्रॉफिट्स, करंट ईयर या कौन से, पास्ट ईयर, जिसका दूसरा नाम आपने क्या यूज किया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस. कल इवन न्यूमेरिकल के अंदर भी वर्ड आया था, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स. क्लियर. सो बेसिकली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं. एंड प्लस वो 3 कंडीशंस में दोबारा जस्ट विद फ्यू मिनट्स एंड आफ्टर दैट नया टॉपिक ही करेंगे आज. सर द मेन थिंग इज रूल 3 के अकॉर्डिंग 3 कंडीशन अपने आप में मेन क्या थी. 1 इज द रेट वाइज, सेकंड इज द अमाउंट वाइज, एंड थर्ड इज द बैलेंस. कि पैसा निकलवाने के बाद अल्टीमेटली सर आपका रिजर्व्स का बैलेंस कितना होना चाहिए. क्लियर. इन शॉर्टर वर्ड्स, बैक टू बैक, पहली कंडीशन हमारी क्या थी, रेट वाइज, कि सर जो भी करंट ईयर में, पहले तो हालात समझो कि आपका हालात क्या है, करंट ईयर में प्रॉफिट या तो कम है या नहीं. तो मैं खुले हाथ से आपको डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा, मैं आपके ऊपर क्या लगाऊंगा, रेस्ट्रिक्शंस. पहली रेस्ट्रिक्शन किस बात की लगाई गई, रेट वाइज, कि सर आप मैक्सिमम कितना रेट दे पाएंगे, पिछले 3 साल के डिविडेंड्स का एवरेज रेट से ज्यादा मैं आपको डिविडेंड देने नहीं दूंगा. नंबर 2, अमाउंट वाइज, क्योंकि तुम्हारी नजरें किस पे हैं, पुराने रिजर्व्स पे, वो खटक रहे हैं तुम्हारे माइंड में कि सर वहां से पैसा निकाल के डिविडेंड बांटो, उसमें मना नहीं है. प्रॉफिट्स का मतलब ही क्या है, वैसे भी ऑनर्स का था, आपका ही, आपको ही बांट रहे हैं. बट सर थोड़ा हाथ का अपना टाइट रखिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल सारा पैसा उठाया रिजर्व में से निकाला और बांट दिया, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा. यहां पे मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 1/10. किसका, एग्रीगेट ऑफ, व्हाट इज एग्रीगेट ऑफ, टोटल ऑफ, किसका टोटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस. वर्ड नोट करा हो, मैंने पेड अप इक्विटी कैपिटल नहीं कहा, पेड अप शेयर कैपिटल. एंड पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों का मिलाकर प्लस. अच्छा, वर्ड मैंने रिजर्व एंड सरप्लस नहीं कहा, वर्ड क्या यूज करा, फ्री रिजर्व. कल हमने छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी थी. फ्री रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं, दैट रिजर्व्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट आर बेसिकली कॉल्ड एज फ्री रिजर्व्स. जिसमें आपने कल एक पॉइंट का नोट डाउन करा हो, न्यूमेरिकल, मेरा लास्ट वाला न्यूमेरिकल अच्छा था, उसमें काफी वर्ड्स जिसमें कैपिटल रिजर्व भी पड़े थे, तुमने क्या कहा, सर ये इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज ये फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं है. सर इवन द रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा, वो तो 123 सेक्शन ने पहले कह दिया कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के द्वारा जो भी रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं. सर और पॉइंट्स क्या थे, अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, या जिस भी इस तरह के, मतलब आप लोगों ने जो आपने प्रॉफिट्स इंक्लूड करे हुए हैं वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते. इवन वहां पे वर्ड यूज किया गया शैल बी एक्सक्लूडेड, कि अगर तुमने प्रॉफिट एंड लॉस में उनको इंक्लूड कर रखा है तो उनको क्या करिएगा, एक्सक्लूड करिएगा. सर प्लस जो भी पैसा तुम ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग टू बाहर निकालोगे, क्लियर, जो भी पैसा आप लोग ये निकालोगे, सर अगर करंट ईयर में आपका लॉस है, तभी तो पिछले में गए, अगर करंट ईयर में क्या पड़ा है, लॉस पड़ा है, तो बेसिक कंडीशन क्या थी, डिविडेंड बांटने से पहले कोई भी लॉस आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए. तो सर मुझे कल की जो एग्जांपल याद है, कल की जो मेरी केस की एग्जांपल याद है कि सर करंट ईयर में आपका 30 का लॉस हुआ था, 30 लाख रुपए का, और पेड अप कैपिटल आपकी 200 थी, एक्यूमुलेटेड रिजर्व आपके 240 थे, तो आपने टोटलिटी कितना बोला, 440. 440 का 10% कितना हुआ, 44. तुमने क्या कहा, 44 डिविडेंड के लिए यूज नहीं होगा, 44 में से पहले 30 लाख लॉस क्या होगा, सेट.
तो बचा कितना 14। और मेरा एक मेन पॉइंट याद रख लीजिएगा जिसपे मेजर चांस आप गलती करेंगे। सर हमें ये लगेगा कि जो आपने अमाउंट यहां से विड्रॉल करी, जो भी अमाउंट आपने यहां से विड्रॉल करी, सर आप कहेंगे कि 440 में से विड्रॉल, सॉरी 440 में से आपने विड्रॉल कितना करा 44, जबकि सर 44 नहीं, डिविडेंड पर्पस के लिए विड्रॉल कितना करा 14। एंड मैक्सिमम बच्चे आप में से इस चीज की गलती करेंगे। मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या लिखा हुआ था वर्ड? थर्ड कंडीशन में कंडीशन क्या थी? पहले कंडीशन बताइए, कंडीशन क्या थी? द बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। मैं इसीलिए वर्ड पे आ रहा हूं, आफ्टर विड्रॉल का मतलब क्या है? 44 इज नॉट विड्रॉल, विड्रॉल इज 14। और वैसे भी सर करंट ईयर का अगर लॉस 30 था, वो सेट ऑफ किस में से होता? तुम्हारे प्रॉफिट्स में से ही होता। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने रिजर्व में से 44 लाख निकाला? मैं 44 लाख निकालने लगा, उसमें से 30 तो आपका लॉस खा गया। मेरे लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बचा ही कितना? 14। तो 14 को हो ना कि बैलेंस आफ्टर विड्रॉल फॉर द डिविडेंड, फॉर द डिविडेंड, कि डिविडेंड के लिए जो अमाउंट आपने क्या करी, विड्रॉल करी, उसको निकालने के बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व्स मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर? 15% ऑफ वर्ड इज पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल। तो कल वाले क्वेश्चन के मुताबिक तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी थी सर? 200 लाख। 200 लाख का 15% कितना हुआ? 30। सर रिजर्व्स तो पहले ही बहुत पड़े हैं, 240 थे, 240 में से निकला सिर्फ कितना? 14, तब भी 226 बच गई, तब भी वो तो 15% से कहीं गुना आ गया सर। यस दैट इज एलिजिबल। 14 लाख इजीली आप लोग अपना डिविडेंड के लिए रिजर्व में से पैसा निकलवा सकते हो। मेनली थर्ड कंडीशन में जो आप लोग गलती करते हैं वो किस चीज की होती है? हम लोगों को ये लगता है कि सेकंड के मुताबिक, सेकंड के मुताबिक जो पैसा हमने निकाला, सर जी सारा पैसा मैंने डिविडेंड के लिए यूज नहीं करा। अगर 44 लाख निकाला, उसमें से 30 लाख तो सेट ऑफ हो गया किसके अगेंस्ट? करंट ईयर के लॉस के अगेंस्ट। और वो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंडीशंस में लिखा हुआ है। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक 3 कंडीशंस जो आपने लास्ट लेक्चर में क्या करी, विद न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करी। लेट मी कंप्लीट नेक्स्ट वन पॉइंट। सर ये भी हमारा छोटा सा हो चुका था कि डिविडेंड जो रिजर्व में से बांटे जाते हैं वो रिजर्व्स कौन से होते हैं आप लोगों के? फ्री रिजर्व्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए, प्रोहिबिशन ऑन डिविडेंड डिक्लेरेशन के ऊपर पढ़िए। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड। हाँ जी, on equity share if the company is not compliant with अच्छा, नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन किस पे? बट डिविडेंड तो सर प्रेफरेंस वालों को भी मिलता है। ये प्रोहिबिशन सिर्फ किसके लिए है? इक्विटी के लिए। कि अगर इक्विटी वालों को डिविडेंड देने की बारी आई और ये डिफॉल्ट आपका एग्जिस्ट करता हुआ, इक्विटी वालों को डिविडेंड आप लोग नहीं दे सकते, प्रेफरेंस वालों को देते रहो। क्योंकि प्रोहिबिशन में वर्ड क्या यूज किया गया? डिक्लेयर्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी वालों को नहीं देना। अगर द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद किसके साथ? पहला पॉइंट सेक्शन 73, और 73 सेक्शन आपका किसका है? डिपॉजिट्स का। कि सर अगर आपकी कंपनी ने डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट करा है, डिपॉजिट मींस मेंबर से जो पैसा पकड़ा हुआ है, डिपॉजिट मींस पब्लिक से जो पैसा पकड़ा हुआ है। नॉर्मल जैसे तुम लोग बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, बैंक भी तो कंपनी है, बैंक भी अपने आप में सारी कंपनीज हैं। जिन लोगों के साथ आपने अकाउंट ओपन करवाया, पैसा जमा करवाया, सेम सेम पावर नॉर्मल कंपनी के पास भी होती है। फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने पब्लिक से नॉर्मल डिपॉजिट, शेयर कैपिटल नहीं, वो अलग चीज है, शेयर कैपिटल नहीं, डिवेंचर वो अलग चीज है, मैं कह रहा हूं डिपॉजिट पकड़े हुए हैं, डिपॉजिट, कि आप लोग अपना पैसा फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारे पास दे जाओ, हम आपको एक एक साल का क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे, और आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर जो भी है, हम आपको क्या करेंगे? ये डिपॉजिट वापस करेंगे। तो कंपनी को भी एलिजिबल है। तो सर अगर आपने सेक्शन 73 का डिफॉल्ट किया हुआ है, डिफॉल्ट करने का मतलब डिपॉजिट पकड़ा हुआ पैसा आपने टाइमली वापस नहीं कर, चाहे प्रिंसिपल चाहे इंटरेस्ट, डिफॉल्ट इज डिफॉल्ट। क्या वापसी देने की सिर्फ प्रिंसिपल की बात हुई थी? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। कुछ भी डिफॉल्ट अगर आपने करा, मैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर कोई डिविडेंड आपको बांटने नहीं दूंगा। नॉर्मली सर सरकार भी क्या कहेगी? इक्विटी वालों को शर्म चाहिए, तुम लोग अल्टीमेट खा रहे हो पैसा कि प्रॉफिट कमाए, लोगों का पैसा तुमसे दिया नहीं जा रहा।
जिन लोगों से डिपॉजिट पकड़े हैं उनका इंटरेस्ट तो तुम टाइमली दे नहीं पा रहे, उनकी प्रिंसिपल पेमेंट तो तुम कर नहीं पा रहे, और तुम अपने आप को क्या बांट रहे हो, डिविडेंड। चल प्रेफरेंस वाले तो माने, उनको तो वैसे भी प्रेफरेंस मिलती है, वो कौन सा, रियल ओनर्स है। रियल ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी वाले। और तुम तो शर्म कर लो, किस बात को लेकर कि तुम्हें तो सोचना चाहिए प्रॉफिट लेने से पहले कि हमारी कंपनी के तो डिफॉल्ट बचे पड़े, लोगों का पैसा तो हम लौटा नहीं पा रहे और हम लोग प्रॉफिट खा रहे। नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। तो इसीलिए वर्ड पढ़िए, वर्ड मैंने क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन नहीं, वर्ड क्या लिखा हुआ है, कर ही नहीं सकते, स्ट्रिक्टली मनाही, कर ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। पढ़िए, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ, हाँ जी, deposits from the public and condition for acceptance of deposits from the members. बिल्कुल। और सेक्शन 74 ये भी किसके रिगार्डिंग है, उन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स को लेकर जो आपने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पकड़े हैं। मेरे दो पॉइंट ध्यान से समझना। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपने जो डिपॉजिट पकड़े, सुन ध्यान से, इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद, किसके साथ, 73 इज विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। करना चाहिए था सेक्शन के अकॉर्डिंग, बट आपने एलिजिबिलिटी सही नहीं फाइंड आउट करी, आपने सेक्शन का क्या कर दिया, नॉन कंप्लायंस। तुमने मेंबर से, पब्लिक से डिपॉजिट ले तो लिया, बट सही ढंग से नहीं लिया, सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करा। कहते नहीं, अगर सेक्शन का कंप्लायंस आप नहीं करेंगे, मैं डिविडेंड बांटने दूं। और दूसरी बात, उन डिपॉजिट्स के बारे में जो आपने कंपनीज एक्ट 2013 से पहले पकड़े हुए हैं। पहले तो सर, ये कंपनीज एक्ट 2013 की इफेक्टिव डेट क्या है, दैट इज 1 अप्रैल 2014, जब से ये स्टार्ट हुआ। अगर कोई डिपॉजिट, सुन ध्यान से, 2012 का 2012 का कोई डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट करा हुआ है, और कंपनीज एक्ट के नए वाले के 74 सेक्शन में लिखा हुआ है पुराने डिपॉजिट सारे क्या हो जाने चाहिए, रीपे, वापस करो, खत्म करो, नए वाले नए टर्म्स के अकॉर्डिंग होंगे। और तुमने सर उनका डिफॉल्ट कर दिया, तुमने वो पैसा वापस अभी तक नहीं करा। मैं कहा सर मेरे को तो सिंपल एक बात बताए, सेक्शन 73, सेक्शन 74 का नॉन कंप्लायंस अगर आप करेंगे, मैं इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा। पढ़िए, एंड दिस प्रोहिबिशन शैल कंटिन्यू, और ये प्रोहिबिशन कब तक रहेगी, जब तक ये डिफॉल्ट रहेगा। तुम डिफॉल्ट सही कर दो, हम डिविडेंड बांटने देंगे, बट जब तक ये सेक्शन का कंप्लायंस आप नहीं करते, फॉल्ट रहेगा, तब तक मैं डिविडेंड आपको बांटने नहीं दूंगा। एंड स्पेशली ऑन, सिर्फ किसके ऊपर, इक्विटी। इसको लिख ले इसके साइड पे, बट प्रेफरेंस वालों को दे सकते हैं। कई बार ना क्रॉस क्वेश्चन आएगा, वो क्या करता है, पूरा टॉपिक ऐसा रखेगा 73 74 के रिलेटेड, तेरा माइंड चला जाएगा हाँ प्रोहिबिशन तो थी, बट प्रोहिबिशन सिर्फ किस पे थी, इक्विटी पे। बट प्रेफरेंस वालों को, क्रॉस क्वेश्चन अपने आप लिख लिया करो कि सर प्रेफरेंस वालों को दे सकते हैं, दैट इज अलाउड, इक्विटी को नहीं दे सकते। आगे चलिए, ऐसे ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू होम। सर बेसिक पॉइंट, डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर, द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, जिसके नाम पे वो शेयर्स हैं उसको क्या करेंगे, डिविडेंड बांटेंगे। बट सर लॉ में ना एक बेसिक पॉइंट आता है, असाइनमेंट ऑफ बेनिफिट्स। क्या मैं अपने बेनिफिट किसी और को असाइन कर सकता हूं, यस। मैंने कहा जी मुझे डिविडेंड ना देते हुए साहिल सर को दे देना, कंपनी साहिल सर को दे देगी, क्या बड़ी बात है। मैं अपना बर्डन नहीं ट्रांसफर कर सकता, बेनिफिट तो ट्रांसफर कर सकता हूं। पढ़िए, द डिविडेंड शैल बी पेड टू, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द शेयर्स। पहली प्रायोरिटी ऑलवेज किसके नाम पे निकलेगी, जिसके नाम पे शेयर्स। दूसरी प्रायोरिटी टू द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। जैसे मान लो सपोज पे टू मिस्टर डी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नहीं, पे टू, एक तो वर्ड होता है कि सर मिस्टर डी को पेमेंट मिलेगी, और एक होता है पे टू ऑर्डर ऑफ मिस्टर डी। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर डी जिसको कहेगा उसको ये अमाउंट आपकी मिल जाएगी। सर बेसिकली फर्स्ट इज रजिस्टर्ड ओनर, पे टू मिस्टर डी इज द ऑनर, ऑनर को ही क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। एंड नंबर टू, पे टू द ऑर्डर ऑफ डी, जिसको डी कहेगा, डी ने कहा ए को दे दो, ए को दे देंगे। एंड लास्ट, टू द, किसको लिखा हुआ है, बैंक। मान लो सपोज पे टू मिस्टर डी इज बैंक, क्या कहा, देना तो मिस्टर डी को है, बट मिस्टर डी के बैंक को, कि मेरे बैंकर क्या करेंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे, मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, डन सर। तो पहली प्रायोरिटी रजिस्टर्ड होल्डर, नंबर टू प्रायोरिटी टू द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर,
एंड थर्ड इज टू द बैंक। कई बार क्या होता है, मेरे ना फलानी फलानी वेरियस कंपनी से क्या आना है, डिविडेंड आना है, और सर ये ना सारे पॉइंट पुराने चल रहे हैं, आज की डेट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। उसका कारण या थोड़ा बहुत अगर होगा अनलिस्टेड कंपनीज के केस में, या जो तेरी प्राइवेट कंपनीज, अदरवाइज लिस्टेड कंपनीज के केस में पहले दिन से तेरी अकाउंट डिटेल किसके पास पड़ी है, कंपनी के पास पड़ी है, तेरे को तो अकाउंट में आते ही पता लगेगा कि फलानी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ये पहले सिनारियो थे पुराने, या जिनके शेयर्स आज भी थोड़े बहुत फिजिकल शेयर्स में है ना, ये उनके केस में कि सर हाँ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देंगे। आजकल तो बाय डिफॉल्ट सीधा अकाउंट में क्रेडिट होगा, 5 रुपए मिले ना तो भी अकाउंट में मिलेंगे, कैश में मिलते ही। समझे ना पॉइंट? ये वही थोड़ा बैकग्राउंड चल रहा है कि जिन अनलिस्टेड कंपनीज में या प्राइवेट कंपनीज में जिनके आज भी फिजिकल शेयर थोड़े बहुत अगर हैं, तो उनके केस में ऐसा वर्ड चलता है। मेरे पास मान लो ऐसी 10 कंपनियों के क्या है, शेयर्स हैं, हमें डिविडेंड कलेक्ट करना पड़ता था, मैंने ड्यूटी किसकी लगा दी, अपने बैंक की लगा दी। दैट इज वाई द वर्ड रिटन इज द बैंकर्स ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर। नेक्स्ट इज नाउ मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा सर? मोड सिंपल, कैश पेमेंट। व्हाट डू यू मीन कैश पेमेंट? नगद पेमेंट? नो, कैश मीन्स पैसे ही मिलेंगे, मिलेंगे तो वाया बैंकिंग चैनल, वो तो हमें पता है, बट मेन थिंग इज डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन, कोई सामान नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पैसा मिलेगा, और पैसा भी कैसे मिलेगा? बाय अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? हाउ एवर द डिविडेंड में बी पेड बाय, क्या लिखा हुआ है? चेक, डिविडेंड वारंट, या कोई इलेक्ट्रॉनिक, लाइक कई डिविडेंड वारंट देते, लाइक कूपन। आपको मैंने जैसे होता नहीं अमेजोन के वाउचर, 1000 रुपीज का वाउचर, 5000 रुपीज का वाउचर, वो भी तो अपने आप में क्या कूपन ही है, कि जब भी आप अपना कोई भी सामान खरीदेंगे ये कूपन क्या करवा लेना, रिडीम करवा लेना। ऐसे डिविडेंड वारंट से, डिविडेंड वारंट मतलब मैंने लिख के दे दिया कि अल्टीमेट आपके 5000 रुपए मेरे पास हैं, जब लेने होंगे तब ले लेना। है तो वो भी तो कैश की फॉर्म है, कल को जब वो कन्वर्ट होंगे मिलेगा तो क्या, पैसा ही मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड वारंट्स। जैसे कूपन बुकलेट नहीं होती कि जाओ जहां मर्जी कूपन दो एंड कैश करवा लो, सेम डिविडेंड वारंट्स है, जिसपे लिखा हुआ है कि अल्टीमेट आपको मैंने कितने देने जी, 5000 रुपए देने, 5000 का डिविडेंड देने, आपको जब चाहिए जब लेना होगा मेरे पास ये वारंट ले आना, वारंट सबमिट कर देना, 5000 ले जाना, काइंड ऑफ दैट। आगे बढ़िए, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स परमिटेड, पढ़िए जी। हाँ जी। It is permissible to capitalize the profit or reserves by issue of bonus shares for बिल्कुल सर, making a bonus अगर call. आप अपने प्रॉफिट्स को क्या करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं, प्रॉफिट्स को, रिजर्व्स को, जैसे वन ऑफ द रिजर्व इज तेरा कैपिटल रिजर्व, वन ऑफ द रिजर्व इज सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बायबैक में पढ़ रहे होंगे आजकल। सीआरआर का यूज ही एक होता है, दैट इज बोनस। एंड बोनस देना, एक सिंपल वर्ड लॉ में याद रखना, बोनस देना होता ही क्या है, प्रॉफिट्स को क्या करना, कैपिटलाइज कर, क्योंकि पहले वो प्रॉफिट्स कहां पड़े थे, रिजर्व एंड सरप्लस में, कन्वर्ट हो गए किसमें चले गए, शेयर कैपिटल, तो वो कैपिटलाइजेशन तो चल रही है। अच्छा, बोनस भी दो तरह का है, एक होता है बोनस क्या दे देना, शेयर मींस पूरा शेयर, फ्री में पूरा पूरा शेयर दे दिया, फ्री में, बोनस इज ऑलवेज फ्री, कोई पेड कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बोनस का मतलब ही क्या है। एंड एक होता है मेकिंग अ, या बोनस कॉल, मान लो सपोज 10 रुपए का शेयर था, आपके 8 रुपए मेरे पास आ रखे थे, कंपनी को सरप्लस हुए, बढ़िया प्रॉफिट्स हुए, हमने कैपिटलाइज करने का सोचा, तो कहते हैं सर देखो या तो पूरा शेयर दे दो तो भी वो कैपिटलाइजेशन है, या ऐसा करो बोनस कॉल दे दो। वैसे कंपनी ने आपसे कितने रुपए मंगवाने थे, 2 रुपए, देने की जरूरत नहीं है जी, कंपनी ने आपके 2 रुपए क्या कर दिए, पूरे कर दिए, हमारी ओर से बोनस कॉल है, जबकि वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, सेकंड एंड फाइनल कॉल थी जो मैंने आपसे मंगवानी थी, कंपनी ने अपनी ओर से दे दी, तेरे को तो फायदा ही है, तेरे को तो 10 वाला शेयर कितने का पड़ गया, 8 का ही पड़ गया, 2 रुपए तो किसने दे दिए, कंपनी ने। सो दिस इज कॉल्ड एज कि दो तरह के बोनस होते हैं, वन इज एक होता है पूरा शेयर दे देना, एक होता है बोनस कॉल दे देना, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, जो अगले की इच्छा, जैसा वो सही समझे वैसा बोनस दे सकते हैं, बट एक चीज, बोनस देना अपने आप में कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या होती है, प्रॉफिट्स, कि आपने अपने प्रॉफिट्स क्या कर दिए, कैपिटलाइज कर दिए। नेक्स्ट इज डिपॉजिट ऑफ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इन द सेपरेट बैंक अकाउंट। पहली बात तो वाई सेपरेट बैंक अकाउंट, क्या वर्ड समझ पा रहे हो, सेपरेट बैंक अकाउंट मींस no, not डीमैट अकाउंट, सेपरेट बैंक अकाउंट मींस नॉर्मल बैंक अकाउंट बट अलग से, एस्क्रो अकाउंट जिसको हम लोग वर्ड यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस अकाउंट्स। कहते हैं एक बात बताओ,
जब तक ये बोर्ड की ओर से रिकमेंडेड था, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही पड़ा था। एंड अल्टीमेटली ये रिकमेंडेशन को, ये प्रपोजल को फाइनल किसने करा? मेंबर्स ने। कहां पे फाइनल करा? एजीएम में, बाय पासिंग द ओवर। हो गया ना, डिक्लेयर हो गया ना। और मैंने पहले भी आपको बताया था, जब तक वो प्रपोज्ड है, जब तक वो रिकमेंडेड है, इट डजंट बिकम लायबिलिटी। वो लायबिलिटी नहीं थी, वो सिर्फ क्या थी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। पता नहीं मेंबर्स यस करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो एजीएम में जाके पता लगेगा। बट अगर एजीएम के अंदर आपके मेंबर्स ने क्या कर दिया? डिक्लेयर, नाउ द डिविडेंड बिकम्स क्या हो चुकी? लायबिलिटी। डिक्लेयर हो चुका, देना पड़ेगा, अब मुकरने नहीं दूंगा। तो इसीलिए कहते जी कंपनी का क्या भरोसा, कंपनी के डायरेक्टर्स का क्या भरोसा। इधर से सब कुछ फाइनल हो गया, मेंबर्स ने एनुअल डिविडेंड एजीएम के अंदर डिक्लेयर कर दिया 8 लाख रुपए। कहते सबसे पहला काम एक करो, जिस दिन डिक्लेयर करा, जिस दिन एजीएम के अंदर डिक्लेयर हो गया कि 8 लाख रुपए देंगे, शेयर होल्डर्स को बांटेंगे पर शेयर बेसिस पे, ये 8 लाख रुपए निकालो, एक अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करवा दो? जमा करवा दो। नहीं, मोस्टली जब तक पैसा इकट्ठा पड़ा ना, कुछ नहीं पता लगता कहां यूज हो गया। और सर अब ये कोई प्रपोज नहीं था, ये क्या हो चुका था? डिक्लेयर हो चुका था, देना ही देना है। और अगर ना दिया, भाई साहब कंपनी पे पेनल्टीज पड़ेंगी और डायरेक्टर्स पे अलग पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवर की बात कर रहा हूं, क्या चीज बेटर है? जब कह चुके, जब कह चुके कि देने, पैसा निकालो, अलग अकाउंट में रख दो। अलग अकाउंट में रखने की वजह क्या है? वजह क्या है? कहीं और यूज ना हो जाए कि बाद में फिर हम देखें जी पैसा कहां से लेकर आए। इस 8 लाख रुपए को जब देना है तो अलग से केप्ट असाइड, दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड टू बी केप्ट व्हेन डिक्लेयर्ड टू बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। मैं कह सर कितने दिन के अंदर? क्या कोई टाइम लिमिट भी है, जब मर्जी जमा करवा दो? नो, डिक्लेरेशन से विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज। अब इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, एमसीक्यू में बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर, कि सर बाकी कुछ छोड़ो, बस ये बताओ कब तक ये पैसा जमा हो जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा मुझे काउंट करके बताओ, ये तुम्हारा जीसी एक्ट का भी पार्ट है, जर्नल क्लॉजेस का। 16 अगस्त को, ये मान ले, ये चलो 16 अगस्त मान लेते हैं, नहीं 15 अगस्त की छुट्टी मान लोगे। 16 अगस्त को मेरी एजीएम हुई, एंड 16 अगस्त को डिविडेंड क्या हो चुका? डिक्लेयर हो चुका 8 लाख का। कब तक ये पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए था सेपरेट बैंक अकाउंट में? कैसे 21 काउंट करा? 16 काउंट करा बीच में? नो, बिकॉज विद इन लिखा हुआ है तो फर्स्ट डे हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड, एंड काउंट करते हैं अगले 5, 17, 18, 19, 20, 20। सर 21 तक ये पैसा अलग सेपरेट बैंक में जमा हो जाना चाहिए था, कंपनी ने करवाया 23 तारीख को, डिफॉल्ट है जी। 123 सेक्शन का डिफॉल्ट करे इन्होंने। विद इन 5 डेज ये डिक्लेरेशन से हो जाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं करवाया? दैट इज द एमसीक्यू में वन ऑफ द, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका, कई बार तो डेट्स पे आ जाते हैं कि बाकी कॉन्सेप्ट तो छोड़ो, बस ये बता दे ये किस दिन तक जमा हो जाना चाहिए था। अगर इंटरेस्ट लगना था तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके बता कि कितना इंटरेस्ट लगना था। मैं तभी कह रहा हूं लॉ इज नॉट थ्योरेटिकल, ये माइंड से निकाल दो वर्ड, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। तुझे एक एक क्वेश्चन प्योरली केस स्टडी बेस्ड मिलेगा। कोई बहुत रेयर चांस होगा, आप मान के चलिए 100 में से शायद 8 या 10 नंबर का पेपर होगा जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आएगा, बाकी सारा प्रैक्टिकल पार्ट, सारा प्रैक्टिकल टोटल। बढ़िया चीज है, प्रैक्टिकल ही आना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, सीधा क्रक्स देना होता है जी, ये मतलब है इसका। एंड वो 1 बाय 1 जितने क्वेश्चंस आप करेंगे, और इस बुक का यही फायदा है, जितने भी आप कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ पढ़ेंगे 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस बैकएंड पे आपको साथ के साथ इन बिटवीन ही मिलते रहेंगे। और मेरा डेली का पार्ट वही नॉर्मल थिंग, हर बैच में सर मेरा लास्ट लेक्चर चैप्टर कंप्लीट होते ही, द लास्ट लेक्चर मेरा होता है फ्रॉम द मॉड्यूल। आईसीआई मॉड्यूल से मैं कभी बाहर नहीं जाता। हम तो इवन बच्चों को भी कहते हैं पर्टिकुलरली कि आप लोग मॉड्यूल जरूर सर्च करा करो ये बुक पढ़ने के बाद, कि कोई ऐसी चीज ऐसी तो नहीं है जो बुक में रह गई हो, जो मॉड्यूल में गिवन हो। हमेशा मैच करो, बट हाँ अगर सेम है डबल नहीं पढ़ना, पढ़ना यहीं से। बस उधर का जो एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ अगर है ना, यहां पे ले, इस वाले पे लिख ले कि सर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ये देखा, करवाऊंगा, मेरे 2-3 पॉइंट्स नजर में हैं,
वो यहाँ पे इसी बुक में लिखवाऊंगा, किसी भी नोट डाउन कर वो एक्स्ट्रा पॉइंट का मतलब क्या था। जितनी डबलिंग करोगे ना, जितने कंटेंट में स्कैटर्ड होगे, बिखरोगे, उतना नुकसान है। बेटर सम अप करो एक ही जगह। पेपर से पहले ना ये कॉन्फिडेंस हो, बस यही है, एक ही बुक है, एक ही पढ़नी है। ये नहीं कुछ पार्ट वहां से, कुछ पार्ट रजिस्टर से, कुछ पार्ट मॉड्यूल से, नो नो नो, उसको एक ही जगह इकट्ठा करो। अब बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, पर्टिकुलरली पहले ये बुक पढ़ी, पहली बात तो सर सेक्शन तो हर जगह सेम होंगे। कोई बुक पढ़ लो, कोई रैंडमली कोई बुक मेरे पास लिया, जरूरी नहीं कि ये जो बुक हम फॉलो करते हैं, जो मैं आपको दूंगा नेक्स्ट आगे, कि यही पढ़नी है, तो कोई लिया, सेक्शन तो हर जगह क्या होगा, सेम ही होगा। लॉ की प्रोविजन तो क्या होगी, सेम होगी। बात है पब्लिशर्स की प्रेजेंटेशन। कोई उसको पॉइंट्स में प्रेजेंट करता है, कोई पैराग्राफ्स में करता है, कोई बेयर टेक्स्ट यूज करता है। हमें मेथड फॉलो करना है एक सिंप्लीफाइड, कि जो मेरा क्रक्स निकाल सके कि सर इसका मीनिंग ये है। चलिए अब पढ़, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, हाँ जी। इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड। अच्छा, ये प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल भी है, एंटायरम, बिकॉज मैंने डे वन क्या कहा था, डिविडेंड इंक्लूड्स एंटायरम। तो जहां जहां वर्ड डिविडेंड आ रहा है ना, बाय डिफॉल्ट क्या समझा करो, फाइनल प्लस एंटायरम, ये दोनों की बात कर रहे हैं। पढ़िए, शैल बी मीन्स होना चाहिए, देर इज नॉट ऑप्शन, शैल बी मैंडेटरी है। क्लियर, यस प्लीज। शैल बी डिपॉजिटेड इन अ, कोई नॉर्मल बैंक नहीं, स्केड्यूल्ड बैंक, इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन कितने दिन में, 5 days फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ सच। अब सर देखो, मैंने वर्ड क्यों नहीं लिखा एजीएम, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता ना तुम इंटायरम डिविडेंड की बात कर रहे हो या फाइनल की। क्योंकि इंटायरम डिविडेंड को डिक्लेयर करने की पावर किसकी थी, बोर्ड, और फाइनल की मेंबर्स इन द एजीएम। तो मैंने ये नहीं कहा कब, बस मैंने कहा जिस दिन भी वो डिक्लेयर होगा ना, वहां से टोटल विद इन 5 days वो एक सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक में पैसा डिपॉजिट हो जाना चाहिए, जिसकी वजह सिर्फ एक है, कोई तुम पैसा मिसयूज मत कर देना। अब तो कह भी चुके, जब तक नहीं कहा था कोई बात नहीं, जैसे मर्जी पैसे को यूज कर, अब तो एजीएम के अंदर डिक्लेयर हो चुका, बोर्ड डिक्लेयर कर चुका, अब नहीं सर, अब तो पैसा देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी बन चुकी। क्लियर, नेक्स्ट इज सच अमाउंट शैल नॉट बी, और ऊपर से ऊपर क्या लगा दी, रेस्ट्रिक्शन, ये पैसा डिविडेंड के तौर पे ही यूज होगा और कहीं पे यूज नहीं होगा। पढ़िए, यस प्लीज, दिस प्रोविजन, हाँ जी। Shall not apply to a government company in which the entire paid up share capital is held by the ये CEO. कल भी आया था, कल भी एक पॉइंट आया था कि रूल 3 की जो प्रोविजंस हैं, रूल 3 की प्रोविजन आपके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, गवर्नमेंट। सेम ये 5 दिन वाला सीन, ये डिपॉजिट करना अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में, ये कहां पे नहीं होता, ये भी आपके गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं। क्लियर, हाँ जी बच्चे, क्या डाउट है बताइए फटाफट जल्दी। सर हाँ जी। सर इंटायरम डिविडेंड तो हम लोग पहले देते हैं ना एजीएम से। हाँ जब भी देते हो, बट पॉइंट इज उसको सेपरेट अकाउंट में तो डिपॉजिट करवाना ही पड़ेगा ना। ये सिर्फ सेक्शन आपका एक जो अलग रखने की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आपके फाइनल डिविडेंड पे थोड़ी है। आपको तो ये कहा गया कोई भी डिविडेंड, चाहे वो इंटायरम था चाहे वो फाइनल था, जब भी डिक्लेयर करोगे डिक्लेरेशन से विद इन 5 days उस पैसे, बिकॉज प्रपोज्ड करना लाइबिलिटी नहीं होती, डिक्लेयर करना अपने आप में क्या है, लाइबिलिटी। फिर मैं मुकरने नहीं दूंगा, एक्सेप्शंस आर देयर, एक दो केस हैं कि वहां पे अलग चीज है, अदरवाइज मैं मुकरने नहीं दूंगा, पैसा अलग अकाउंट में क्या करवाओ, डिपॉजिट करवाओ, एंड आपको डिविडेंड बांटना पड़ेगा। या तो पहले कहते ना, कहकर उम्मीद जगा दी, बाद में कह रहे हो अल्टीमेटली हम देंगे नहीं पैसा, नहीं सर, या तो डिक्लेयर ना करते, और अगर डिक्लेयर कर दिया विद इन 5 days अपना पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या करवाइए, डिपॉजिट करवाइए। पढ़िए, एक छोटा सा केस आपके सामने होगा, सेल्फ पढ़िए, देन 124 सेक्शन पे डिस्कशन करेंगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर ये क्वेश्चन जितने भी हैं, ये आपके पास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन 1 to 1 आपने यहीं बैठकर सॉल्व करना है। मैं इन बिटवीन टाइम देता हूं, 5 मिनट 10 मिनट एज पर द क्वेश्चन जितने भी हैं, बट साथ के साथ डन। क्लियर, पढ़िए सेल्फ अपने, देखिए जल्दी। करिए फास्ट।
11 का नहीं आना, 14 चाहिए था, 14 बस इससे देख ले 1 to 10 ये दे 14 और एक 14 नंबर इंटरप्रिटेशन करिए जी फटाफट जल्दी। बस वो 1 to 10 नहीं लिख रहे उसको 4 नंबर आ गया 1 to 10 ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਸ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੋ ਬੈਕਐਂਡ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ जब मेल दे साइड दे तो फिर आज ही प्रिंटिंग में डाल देंगे ना इसको। हाँ जी देख लिया। डिविडेंड की परसेंटेज होती है प्रॉफिट की या इक्विटी इक्विटी की कैपिटल के ऊपर देगा डिविडेंड, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट थोड़ी देंगे, कैपिटल के ऊपर जितनी कैपिटल आपकी है उसके अकॉर्डिंग टू कितना परसेंट आपने देना वो तुम देखो, 5% देना, 8% देना, 10% देना, जितना भी देना है वो आपकी चीज। हाँ सब्जेक्ट टू क्या देखो, प्रॉफिट्स कितने अवेलेबल है ये चीज। चलिए नेक्स्ट इज अब पढ़िए वर्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सर हल्का सा वर्ड दोबारा पढ़िए पहले तो, अनपेड, व्हाट डू यू मीन बाय अनपेड? तुमने मुझे पीछे अभी क्या कहा कि पर्टिकुलरली सर अगर डिविडेंड आपका क्या हो चुका डिक्लेयर तो उसको अलग सेपरेट बैंक में क्या करवा दीजिए डिपॉजिट, वहां से वो पेमेंट अगर जाएगी तो वो डिविडेंड के जरिए जाएगी, किसी और पर्पस पे वो नहीं जाएगी। तभी ना ऐसे अकाउंट्स को हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, जो सेपरेट बैंक अकाउंट्स होते हैं ना इसको वर्ड बोलते हैं एस्क्रो, एस्क्रो अकाउंट्स, जिनका मोटिव एक स्पेशल पर्पस अकाउंट होता है, स्पेशल पर्पस अकाउंट एस्क्रो, एस्क्रो। तो अल्टीमेटली सर द पॉइंट इज कि अगर व्हाट इफ अगर वहां से डिविडेंड आपने पे नहीं करा, अच्छा 5 दिन क्या पे करने के थे, 5 दिन तो अलग रखने के थे कि चल विद इन 5 डेज अपना ये सारा मैटर पूरा करो, वो भी 5 दिन कहां से, डेक्लेरेशन से, डेक्लेरेशन से, एजीएम नहीं डेक्लेरेशन, क्योंकि मुझे नहीं पता वो फाइनल डिविडेंड है या इंटायरम कौन सा है। अब पॉइंट ये है सर एज पर द रूल, एज पर द रूल ये जो पेमेंट है अगर लेट इट बी 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम, मतलब अगर मैं यहां पे टाइम फ्रेम बनाऊं, टाइम फ्रेम अगर यहां पे बनाए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डेट ऑफ से कितने दिन के अंदर, 5 दिन, विद इन 5 डेज क्या हो जाना चाहिए था, ये एक सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या हो जाना चाहिए था, डिपॉजिट। एंड सर वहीं से मतलब डेट ऑफ डेक्लेरेशन से ही 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन टोटल कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर ये डिविडेंड क्या हो जाना चाहिए था, पेड, क्या हो जाना चाहिए था, कुल मिलाकर नटशेल कितने दिन मिले, 25 दिन ही मिले। 5 दिन तो तुझे मैंने किसके दे दिए, डिपॉजिट, मन करे 5वें दिन करो, मेरे को मैटर नहीं, कहते मन करे अगले दिन कर, मैं कहा एक बात सुन ले, टाइम लिमिट फिक्स है एंड दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, डेट ऑफ डेक्लेरेशन, डेट ऑफ डेक्लेरेशन से ही 5 दिन के अंदर क्या करना था, डिपॉजिट, डेट ऑफ डेक्लेरेशन से ही 30 डेज के अंदर क्या करना था, पे, तुमने करा नहीं, तुमने करा नहीं। अब जो पैसा उस अकाउंट में पड़ा है दैट डिविडेंड इज बेसिकली कॉल्ड एज अनपेड, क्या कहेंगे, अनपेड, अनक्लेम्ड, कई अलग अलग वर्ड चलते। अब पॉइंट ये है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सर क्या कंपनी ने नहीं जानबूझ के दिया, कई बार जेन्युइन केस भी होते हैं, मैंने तो जी पर्सन को ढूंढने की बड़ी कोशिश करी, मिला ही नहीं, बैंक अकाउंट डिटेल्स जो उसने प्रोवाइड करी, आईएफएससी कोड एंड ऑल, या अकाउंट नंबर गलत था, अब हमें क्या पता, कई जेन्युइन केस भी होते हैं। कहता वेट तेरी सारी बातें मैं सुनूंगा, सारी बातें तेरी ठीक है, जो तेरे एक्सक्यूज हैं जेन्युइन है नहीं है वो बाद में देखेंगे, पहले तो वो जहां पैसा पड़ा है ना सेपरेट बैंक अकाउंट में, वहां नहीं होना चाहिए। उसकी मैक्सिमम डेज की लिमिट क्या थी, 30 दिन, और 30 दिन भी कैसे, 5 दिन में वहां जमा करवाए और अगले 25 दिन में या टोटल 30 डेज में तुम्हें वहां से निकालकर वो पैसा बांटना था, नहीं बांटना, पहले जगह चेंज, पहले जगह चेंज कर, उस अकाउंट में पैसा नहीं रखना, वो एक स्पेशल पर्पस अकाउंट था जो पेड बेसिस पे था,
तुमने अगर कोई डिविडेंड उसमें से 30 डेज के अंदर पे नहीं करा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, सर जगह चेंज करो, नया अकाउंट ओपन करवाओ, उस अकाउंट का नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये अमाउंट 8 लाख में से लाख रुपए वाला डिविडेंड ऐसा है जो 30 डेज के अंदर पे नहीं हुआ, तो हुआ क्या होगा? सर विद इन 5 डेज आपने पहले 8 लाख रुपए अलग निकाले होंगे, 8 में से कितना पे हो गया होगा? 7 लाख, बचा कितना? कहते ना 30 डेज कंप्लीट हो चुके, यहां तो नहीं रखने, इसको अलग अकाउंट में डिपॉजिट करवाओ जिसका नाम क्या होगा? अनपेड, जिसका नाम ही बता रहा है ये वो डिविडेंड है जो अभी तक पे नहीं हुआ। पढ़िए सर, डिविडेंड डिक्लेयर बट रिमेनिंग, क्या लिखा हुआ है? अनपेड। पहला, व्हेन इज ट्रांसफर, क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड। कब ये ट्रांसफर करना पड़ेगा? कहते सर जब 30 डेज की लिमिट पूरी हो जाएगी। अगर 30 दिन हो चुके फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, अभी भी कोई अमाउंट, 2 वर्ड है, या तो अनपेड है या क्या है? जो भी तेरा रीजन था, बस मुझे ये बता 30 दिन के अंदर पे हुआ कि नहीं हुआ? कहते नहीं हुआ जी, जगह चेंज कर, वहां से उठा के उसको कहां ले जा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर ले जा, मैं वहां नहीं रखने। देख रहा कितनी बार जगह चेंज करवा रहा है। पहले मेन अकाउंट से कहां लेके गया? स्पेशल शेड्यूल्ड बैंक में, वहां से 30 डेज की लिमिट थी पे करने की, अगर वहां भी नहीं पे हुआ, अनपेड है, अनक्लेम्ड है, वहां से नेक्स्ट आगे कौन से अकाउंट में गया? अनपेड डिविडेंड। अभी भी रुकेगा नहीं, नेक्स्ट आगे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चलेगा। चलिए, इफ अ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड But it remains unpaid or unclaimed for 30 days from the date of its declaration. यस, वेयर टू ट्रांसफर, सर ये तो पता लग गया कि इसको कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा जी, पैसा यहां नहीं आएगा, कहां? अलग सेपरेट बैंक अकाउंट में जिसका नाम क्या होगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। द अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड, यस प्लीज, Shall be transferred to a special account in any scheduled bank. Such बिल्कुल। account shall be called as unpaid dividend account. अच्छा, टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफर, कब ट्रांसफर? कितने दिन के अंदर? कितने दिन के अंदर? विद इन क्या लिखा हुआ है? 7 डेज फ्रॉम दी एक्सपायरी। मैं इतना जोर इस पे क्यों दे रहा हूं? मैं टाइम फ्रेम पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि एमसीक्यू में वन ऑफ द क्वेश्चन टाइम फ्रेम वाले आते हैं। वो 4 ऑप्शन गिवन होंगी, ये बताओ जी कब तक ये पैसा जाना चाहिए था, कौन सी डेट तक ये पैसा पे हो जाना चाहिए था, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। इसीलिए मैं थोड़ा डीप रूट लेके चल रहा हूं इसको कि सर अब लाइन फ्रेम दोबारा चलियो। फ्रेम अपना क्या था? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? डेट ऑफ से विद इन, पैसा सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से ही 30 डेज के अंदर पे हो जाना चाहिए था, नहीं करा, वहां से एक्सपायरी से 7 डेज में वो पैसा कहां जाना चाहिए था? अनपेड डिविडेंड। पढ़िए वर्ड, यस प्लीज। सच ट्रांसफर शैल बी मेड विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। आपने वो कहां बनाया था? ये रहा। अगर 30 डेज के अंदर पे नहीं हुआ, यहां पे थोड़ा कलर चेंज, यहां से विद इन कितने दिन? 7 डेज। सर अनपेड, यहां से क्लियर, विद इन 7 डेज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे चलिए, इंटरेस्ट फॉर, वर्ड पढ़िए क्या लिखा हुआ है? डिलेड ट्रांसफर। और ऊपर से अगर तुमने 7 दिन से ज्यादा लिए, क्योंकि 7 डेज तो मैंने अलाउ करें, अगर 7 दिन से, मान लो 10 दिन लगा दिए, 15 दिन लगा दिए, मैं कहा जी जितना डिले करोगे साथ में फिर उसके ऊपर क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑल्सो, क्योंकि डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट है, और ये डिफॉल्ट की काइंड ऑफ क्या है? पनिशमेंट है। मान लो तुझे कहा गया था 7 दिन के अंदर जमा करवाना है, तूने 15 दिन लगा दिए, 8 दिन एक्स्ट्रा लगा दिए, फिर वो 8 दिन का ब्याज भी उस अमाउंट के ऊपर, मान लो कितना था? 1 लाख रुपए, 1 लाख के ऊपर 12% पर एनम के अकॉर्डिंग पेबल बाय द कंपनी फॉर डिले इन मेकिंग सच ट्रांसफर। तो एक बात बता, मान ले 30 दिन खत्म हुए, मान ले, ये सारे प्रैक्टिकलिटीज बता रहा हूं जो तुम्हारे डाउट्स आएंगे क्वेश्चन देखने के बाद। मान ले 30 दिन कंप्लीट हुए, 30 दिन से तुमने पैसा 15 दिन में जमा करवाया, करवाना कितने में था? इंटरेस्ट 15 दिन का लगेगा या 8 दिन का? 8 दिन का। डिफॉल्ट क्या था? 8 डेज, क्योंकि 7 दिन तो मैंने अलाउ करें, 7 डेज तो मैंने अलाउ करें कि सर 30 दिन जैसे ही खत्म होंगे आप अल्टीमेटली वहां से 7 डेज के अंदर ये अमाउंट अलग बैंक अकाउंट में क्या करवा देना? डिपॉजिट करवा देना। तुमने करवाई नहीं, तुमने डिले कर दिया, तुमने लेट कर दिया। जितना लेट करोगे
उतने का, उतने दिनों का, पहली बात 12% लिखा हुआ, 12% दिन है तो दिन, मंथ है तो मंथ, अकॉर्डिंग टू दैट अपना रेट लगाओ और अल्टीमेटली साथ में वो पैसा भी क्या होगा, डिपॉजिट होगा। पढ़िए, सच इंटरेस्ट शेल इंश्योर, सॉरी हाँ जी, shall inure to the benefits of the yes of the members of the company in proportion to the amount remaining unpaid. और ये पैसा भी ये कंपनी नहीं खाएगी। एक चीज का ध्यान रखना, जो पैसा कंपनी से जा रहा है ना वो जाएगा ही, वापस नहीं आएगा वो। अब मान लो सपोज कितनी अमाउंट थी अपनी, 1 लाख रुपए, करना कैलसी पे, 1 लाख इंटू 12% इंटू 8/12, कुछ भी नहीं बनती हुई अमाउंट, कितनी आ रही है मान लो 260, मान लो 260 आ रही है, मतलब आपको कितना डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, 1,260 रुपए ये जमा करवाने पड़ेंगे अलग अकाउंट में, क्योंकि 260 उसके ऊपर क्या लग गया, इंटरेस्ट। अब जो डिविडेंड मांगने आएंगे उनका डिविडेंड तो क्या है, 1 लाख, कहते फिर ये 260 कहां पड़े रहेंगे, कहते ये भी किसको जाएगा, टू द मेंबर्स इन द प्रोपोर्शन, जिसका जितना जितना डिविडेंड साथ में उस इंटरेस्ट अमाउंट को भी वो लेके जाएंगे। कंपनी में कोई पैसा वापस नहीं आएगा। ये इंटरेस्ट लगाने की वजह क्या थी, कि तुम नुकसान कर रहे हो किसका, मेंबर्स का, तो ये इंटरेस्ट भी किस में बटेगा, मेंबर्स में बटेगा, वही लेके जाएंगे, वापस कुछ नहीं आएगा आगे। अच्छा, फिर एक काम करना सबसे इंपॉर्टेंट, कि सर आपने वो अमाउंट क्या कर दी, चलो विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, दैट डिपेंड्स कि डिले करा या नहीं करा, तुमने वो अमाउंट एक अलग से अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर क्या करवा दी, डिपॉजिट करवा दी। अब हमें क्या पता वो पर्सन कब आएगा, कौन वो पर्सन है, किसके वो शेयर्स हैं, कहते सर उसको इतला तो करना पड़ेगा, इंटीमेट तो करना पड़ेगा कि भाई आके अपना डिविडेंड ले जा, हम तो तेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गए। वो सर्च कहां करेगा, उसको क्या पता कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है नहीं दिया। कहते जी बैकएंड पे हम काम करेंगे, हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट, जिसमें उन लोगों का नाम, उनके शेयर्स, उनका जो भी डिविडेंड बनता है, सर वो एक लिस्ट हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कि पता तो रहे कौन से लोग हैं जिनका ये 1 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा है। कल को रैंडमली कोई भी आ जाएगा पैसा ले जाएगा, मैं कहां से चेक करूंगा, कहां से चेक करूंगा, लिस्ट में से, लिस्ट बनाई कहां है। कहते वही काम करो, पढ़िए, स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स, हाँ जी, Respect to unpaid dividend to be placed on website. और स्पेशली उसको अपनी कंपनी की वेबसाइट पे क्या करो, पब्लिश करो। क्यों, कोई पर्सन जिसको वैसे कभी नहीं पता लगा कि डिविडेंड कंपनी ने दिया है, मन करे वेबसाइट पे नोटिस देखकर, मैंने स्पेशली लिस्ट का नाम लिया, लिस्ट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर होल्डर्स, कि ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक डिविडेंड क्लेम नहीं करा, मैंने लिस्ट खोल के देखी, वहां से पता लगा मेरा तो डिविडेंड पेंडिंग है। ऐसे कई जेन्युइन केस भी होते हैं। तभी कहा गया सर जो पैसा तुम अलग अकाउंट में रख रहे हो, क्या पता किसका अकाउंट है, किसका पैसा है, सर मैं उसकी स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, और उसके लिए विद इन क्या लिखा हुआ है, 90 दिन के अंदर, 90 दिन कहां से, 90 डेज कहां से, जब से वो पैसा आपने किस में डिपॉजिट करवाया, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कब करवाना था, 30 डेज खत्म होते ही विद इन, जब वो कर दोगे वहां से 90 डेज के अंदर एक स्टेटमेंट बनाना कंटेनिंग द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट, की वेबसाइट पे डालेंगे, मन करे सीजी की साइट पे, मेरी कंपनी की वेबसाइट पे, जहां जहां मुझे कहा जाएगा मैं तो वहां वहां लिस्ट डाल दूंगा, भूला भटका कहीं से आ जाए बट आ तो जाए, अपना डिविडेंड पैसा ले तो जाए। मेरे को दिक्कत पता क्या है, नहीं तो मैं तो इंटरेस्ट भी नहीं, वो तो उसी में पड़ा है, मैं तो ट्रांसफर कर चुका, ना वो पैसा मेरा है ना कोई लेने, या तो हो कि वो पैसा मेरे पास वापस आ जाए, कंपनी तो कब से उड़ीक कर रही है कि एक बार कह दे कि वो पर्सन नहीं है। कहते ना ना ना, तुमने जब उसको डिक्लेयर किया था ना, जब तुमने डिविडेंड को डिक्लेयर किया था उसी टाइम वो तुम्हारी क्या बन चुकी थी, लायबिलिटी। तुम तो भूल जाओ, तेरे पास, कंपनी के पास कभी पैसा वापस नहीं आएगा, ये आगे आगे ही जाएगा, या कोई लेकर जाएगा, नहीं सरकारी खाते जाएगा, तेरे पास वापस नहीं आएगा। इसीलिए कंपनी परेशान है कि भाई जिसका है आके ले जो, ना हमारे किसी काम आ रहा है ना तुम्हारे किसी काम आ रहा है। और अगर मैं यहां पे बैठा रहा, कब तक बैठा रहूंगा, कितने साल मैं वेट करूंगा, एक टाइम के बाद तो फिर उठा के मुझे भी ये कहां डालने पड़ेंगे, सरकारी खाते डालने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, फिर सरकार के खाते में जाएंगे। अगर ऐसा होता ना कि ये पैसे वापस कंपनी ले पाती, इतना तो मैं नोटिस देता ही ना, जो ले गया, जो नहीं ले गया रहने दो, अपना पैसा अपने पास है।
मैं क्यों तड़फ रहा हूं इस बात को लेकर, क्योंकि मुझे मेंटेन करना पड़ रहा है यार अकाउंट, और अल्टीमेटली लॉ के अकॉर्डिंग मेरी ड्यूटी है, मुझे करना पड़ेगा। स्टेटमेंटें बना, अलग अलग वेबसाइट पे डाल, सीजी की साइट पे डाल, मुझे क्या दिक्कत पड़ी है? मुझे 124 ने कहा ना, कंप्लायंस करना पड़ेगा। पढ़िए, विद इन 90 days ऑफ द ट्रांसफर The amount to the unpaid dividend account, the company shall prepare a statement containing the name, their last known their last known address. Why I'm saying the last known address? जो उसने लास्ट मुझे प्रोवाइड करा था उस पे तो मैंने सर्च करके देख लिया, मुझे तो मिला नहीं। अब पता नहीं कहाँ पे रहता है जी। आज के केस में नहीं, डीमेट वालों के केस में नहीं, डीमेट के केस में सारा अकाउंट ही आपका ऑनलाइन तो है यार। ये मैं पहले ही कह रहा हूँ कि टॉपिक ही कहाँ चल रहे हैं, पुराने वाले चल रहे हैं। समझे ना, कि जिनके केस में फिजिकल शेयर है जी, मुझे तो बता के गया था कि वहां रहता है, हमने वहां पे नोटिस वगैरह भेजा, उसको बताने की कोशिश करी, वहां पे वो है ही नहीं, और ना आसपास वालों को पता कि आगे कहाँ शिफ्ट कर गया। तो ऐसे लोगों की डिटेल मुझे एक वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी, भूला भटका कहीं से तो पता कर ले कि भाई तेरा पैसा पड़ा है ना, मेरे किसी काम आ रहा है, कम से कम तेरे काम तो आ जाए। पढ़िए वर्ड, यस, द लास्ट नॉन एड्रेस एंड द अमाउंट ऑफ to be paid to each person, and the company shall place such statement कहाँ पे? On the website of company and on such other website as may be approved by CG। और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जहां जहां कहेगी उन साइट्स पे आपको ये नोटिस क्या करना पड़ेगा, पब्लिश, ये स्टेटमेंट पब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि अगले को पता तो लग जाए कि भाई उनका कोई पैसा पेंडिंग है। आगे, नाउ पेमेंट फ्रॉम दी, यस प्लीज, क्या लिखा हुआ है? dividend. What do you mean by payment from the unpaid dividend account? पहली बात तो why it is called as unpaid, क्योंकि वो किसी को पे ना कोई मांगने आया। हाँ, बट ये स्टेटमेंट मैंने जो डाली वेबसाइट पे, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई बंदा निकल के आ गया, सर ये तो मेरा डिविडेंड है, मैं कहा शुक्र तू आ गया, हम तो कब के लेके अलग से बैठे हैं, दिखा तेरे शेयर्स कहाँ पे, वेरिफिकेशन वगैरह करवा, पूरी अपना पैसा लेके जा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा ही पैसा था, तुम्हारे ही नाम पे पड़ा है, जब मर्जी क्लेम करो, बढ़िया है, कम से कम लेने तो आ गया। पढ़िए, अ पर्सन हु क्लेम्स टू बी, क्या लिखा हुआ है? जो ये क्लेम कर रहा है ये डिविडेंड मेरा है, ये मेरे शेयर्स थे, इस पे मेरा डिविडेंड बनता था, जो भी है प्रूव करिए सर, आप अपना ले आइए, जो भी आपका कोई एंटाइटलमेंट है या शेयर सर्टिफिकेट है ले आओ, आपके बनते हैं ले जाओ, तुझे ही तो ढूंढ रहे थे। आगे बढ़िए, ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से वो ले सकता है, मे अप्लाई टू द, किसके पास? क्या ये पैसा सरकारी खाते में जा चुका था? वो अभी भी किसके पास था? कंपनी के कंट्रोल में। तो अगर कोई पर्सन भूला भटका, अगर कोई आता भी है, किसके पास आएगा? कंपनी। अप्लाई करो। वाई आई एम सेइंग अप्लाई, वाई आई एम सेइंग अप्लाई, पहले तो ये बता तू इतने साल था कहां, इतना टाइम हो गया तुझे ढूंढते हुए, लास्ट नॉन एड्रेस के अकॉर्डिंग कितनी कोशिश करी, अब क्या पता सर ये शेयर आज वाकई आपके हैं या नहीं, लेट मी वेरीफाई, तुम अप्लाई करो, हाँ तेरे बनते हुए पैसे विद इंटरेस्ट, एक एक पाई तुझे दी जाएगी, उसकी कोई चिंता नहीं, तब से पैसा भी तो अकाउंट में पड़ा है, बैंक भी तो उसके ऊपर क्या दे रहा होगा, इंटरेस्ट दे रहा होगा, काइंड ऑफ तेरा पैसा तुझे मिलेगा, हर एक एक रुपए का हिसाब मिलेगा। क्लियर? पढ़िए नेक्स्ट इज नाउ, अब केस शुरू होता है इंपॉर्टेंट वन। ये तो था कि जहां पे आपका वो अनपेड था, चलो भूला भटका कहीं आया, पर आया तो सही। अब मेरा मैटर है, आया ही नहीं। मैं कहा जी कब तक? कहते सर 1 साल, 2 साल, 3 साल। मैं कहा 7 साल वेट करूंगा, 7 ईयर्स, 7 ईयर्स तक वो पैसा वहां पड़ा रहेगा कि कभी तो आएगा, पर वो आया नहीं। इन दैट केस फिर लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास अथॉरिटी नहीं है उस पैसे को होल्ड करने की, देन वो पैसा अगर वो अनपेड हुए, 7 साल हो चुके, देन वो पैसा नेक्स्ट आगे कहां जाएगा? सरकारी खाते में जाएगा। एंड वो खाते का नाम क्या है, अकाउंट का नाम क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जो अगला ही सेक्शन मेरा 125 है। पढ़िए सर, ट्रांसफर टू फंड, पढ़िए एनी मनी ट्रांसफर टू Paid dividend account for a company which remains unpaid for 7 years from अंडरलाइन, रिमेन्स अनपेड फॉर कितने साल? 7 साल। 7 साल हो गए, अभी तक पैसा लेकर ही नहीं गया। आगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर्ड बाय द कंपनी टू, कहां पे? और जहां पे भी ना कंपनी में मोस्टली जहां पे वर्ड फंड वर्ड यूज होगा, मोस्टली इनका सरकारी खाता एक ही है, क्या? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड, ठीक है, वैसे भी जिसका पैसा था वो भी तो इन्वेस्टर था, और तेरे जैसे बहन भाई और भी तो बहुत है, तो उनकी एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए सरकारी खाते में लगा देंगे। और पॉसिबिलिटी अभी भी खत्म नहीं हुई,
कि अगर तुम सोच रहे हो कि पर्टिकुलरली वो पैसा तो सरकारी खाते गया, ठीक है, सरकारी खाता मीन्स खू खाता जो वापस नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, आएगा, अभी भी पॉसिबिलिटी है। बस फर्क ये होगा, अब तक ये मांगने किससे आ रहा था, फिर मांगने किससे जाएगा, समझे ना पॉइंट, पॉसिबिलिटी फिर भी। वैसे भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है, इन्वेस्टर के लिए बने, तुम प्रूव कर दो, डॉक्यूमेंट दिखा दो, हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। पर एक चीज बताओ, सरकार को कैसे पता कि वो तेरा पैसे, कंपनी बताएगी। कंपनी कैसे बताएगी, साथ में लिस्ट बना के देगी कि सरकार जी ये जो पैसा हम आपके अकाउंट में डाल रहे हैं आईईपीएफ में, ये फलाने 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 लोगों का पैसा है, अगर कभी भूला भटका, 7 साल हो गए मेरे पास तो आया नहीं, पता नहीं क्या गिले शिकवे, तुम्हारे पास आया तो ये लिस्ट भी तो दूंगा, तभी तो सरकार कल को क्या कहेगी, हाँ अच्छा हाँ तेरा नाम है लिस्ट में, तेरे पैसे ले जा। नहीं, उनको क्या पता किसका पैसा। पढ़िए सर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑल्सो। अब वर्ड ये, क्या सिर्फ डिविडेंड 7 साल जो पड़ा रहा वो आईईपीएफ में जाएगा, 7 साल वो बैंक में पड़ा रहा, बैंक उसके ऊपर क्या देगा, इंटरेस्ट भी साथ में, वो भी ट्रांसफर होगा। पढ़िए, इफ एनी ऑन सच मनी शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द, क्या लिखा हुआ है, फंड। नाउ फर्निशिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स। व्हाट इट मींस कि सर कल ही अमाउंट नहीं देनी, अमाउंट के साथ क्या देना, डिटेल्स। एक चिट्ठी, एक लेटर बनाकर दो, एक लिस्ट बना के दो, किन किन लोगों का ये पैसा है, ताकि कल को अगर सरकार से मांगने आए, सरकार तो वैसे नहीं पैसा देती, कम से कम उनका नाम तो लिख के दो कि ये फलाने फलाने लोगों का अनपेड डिविडेंड है जो 7 साल तक क्या रहा, पेंडिंग रहा, और एज पर 124 मुझे ये ट्रांसफर करना था, कहां पे, फंड में, तो भाई साहब ये इनका पैसा है, याद रखना। आगे, व्हेन मेकिंग अ ट्रांसफर टू द फंड, company shall furnish to the authority administrating the said जो fund भी उस फंड को चला रही है, जो भी उस फंड की एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी है, अ स्टेटमेंट कंटेनिंग दी, वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू दी, साथ में एक लिस्ट आपको देनी पड़ेगी, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और, ट्रांसफर ऑफ, क्या लिखा हुआ है, कहते एक बात बताओ, जो 7 साल नहीं आया तो अब क्या आएगा, अल्टीमेट फिर तो वो गुमनाम शेयर्स, कि जो पर्सन को इतना ट्रेस करने की कोशिश करी, सर 7 साल तक मैंने उसका वेट करा, अभी तक कोई डिविडेंड लेने वो नहीं आया, आई थिंक सो अब तो फिर वो गुमनाम शेयर्स हैं, फिर तो सर जैसे कहते हैं सब कुछ, एंड जो उसकी वजह थी डिविडेंड की, कौन थे, शेयर्स, शेयर्स भी किसको ट्रांसफर कर दो, टू द, ये उस पर्सन के नाम पे नहीं होंगे, जो आज नहीं आया तो और कब आएगा, और जब कभी आएगा भी हमारे पास आ जाएगा, सरकार दे देगी, पर तुम कंपनी वाले उन शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकते। भाई जो एक पर्सन के काम नहीं आ रहे, किसी और इन्वेस्टर्स के काम तो आए, किसी सरकारी खाते में जाएगा, लोगों का कहीं तो भला होगा, कहने की बात है, अगले तो यही कहते हैं ना, तो अल्टीमेटली ऑल सच शेयर्स, हाँ जी, in respect of which dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years. व्हाट डू यू मीन कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7 साल हो चुके, अभी तक वो डिविडेंड लेने नहीं आया, shall be such shares shall be transferred by the company in the name of, मैं तो फंड के नाम पे वो ट्रांसफर कर दूंगा अल्टीमेटली, कि सर देखो लीगली मैं होल्ड कर नहीं सकता, पर्सन सामने वाला आ नहीं रहा, मैं तो वो सारे शेयर्स भी और उन शेयर्स पे पेंडिंग पड़ा डिविडेंड भी अलोंग विद इंटरेस्ट, सारा कुछ बना के किसको दे दूंगा, फंड को। चलिए, दिस एट द टाइम ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, The company shall also file a statement containing the prescribed details. और इनकी भी एक लिस्ट बना के दे देना साथ के साथ। आगे, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड, हाँ जी, For any year during the said period of 7 years, हाँ। the share shall not be transferred. हाँ, to फिर the fund. शेयर आपको ट्रांसफर करने की जरूरत, मैंने वर्ड ऊपर यूज किया, यहाँ पे अंडरलाइन कर, मैंने वर्ड क्या यूज करा, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, लगातार लगातार 7 साल, पर्सन आया ही नहीं जी, एक होता है कभी ना कभी बीच में ले गया, 2 साल फिर नहीं मिला, 3 साल फिर नहीं मिला, वो अलग चीज है, देन शेयर आप अगर आया ना बीच में, कभी तो आया, देन अल्टीमेटली उसके शेयर फंड के नाम पे ट्रांसफर नहीं। बट अगर 7 साल लगातार ना तो डिविडेंड लेके गया, ना मेरे पास कभी इन बिटवीन आया, तो आपकी ड्यूटी क्या है, डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, विद इंटरेस्ट जाएगा, कहां पे, आईईपीएफ में, अब की बार साथ में कौन जाएंगे, शेयर्स भी जाएंगे। द वर्ड इज 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, शेयर तब ट्रांसफर करने हैं। हाँ, वो क्या था वर्ड ऊपर, वो क्या था वर्ड ऊपर, रिमेनिंग अनपेड फॉर 7 years। कोई डिविडेंड अगर
7 साल तक लगातार पेंडिंग है, 7 साल के लिए पेंडिंग है, आप उसका डिविडेंड तो ट्रांसफर कर ही दो। शेयर्स के केस में जल्दी जल्दी नहीं कहा, शेयर्स के केस में क्या कहा, 7 साल लगातार अगर वो पर्सन डिविडेंड लेने नहीं आया देन फाइनली आप उसके शेयर्स क्या कर दीजिए, नेक्स्ट आगे आईपीएफ के नाम पे ट्रांसफर, मतलब वजह ही खत्म कर दो कि वो पर्सन मेरे से कोई रिलेटेड है ही नहीं, सिंपल सी बात। मैंने उसके शेयर्स भी और इवन डिविडेंड भी नेक्स्ट आगे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? तो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो टाइम फ्रेम, एक बार दोबारा टाइम फ्रेम में आपने कई पॉइंट्स अब इकट्ठे हो चुके। पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट, जिस दिन से भी डिविडेंड आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन से कितना, 5 डेज, डिक्लेरेशन से 5 डेज के अंदर वो एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट। नंबर टू पॉइंट क्या आया सर, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन से विद इन 30 डेज के अंदर वो पे हो जाना चाहिए। तुमने पे नहीं करा या अनक्लेम, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारा डिफॉल्ट है, माइट भी कारण कोई है, मैंने कारण अभी पूछे नहीं कि क्यों नहीं पे हुआ जी, कारण तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे 127 सेक्शन में, अभी तक अपनी वो बात नहीं हुई। बट पॉइंट इज, हमने क्या कहा कि सर 30 डेज हो चुके, पे नहीं हुआ, अनपेड है, वहां नहीं रहेगा, उसको नेक्स्ट विद इन कितने 7 डेज के अंदर कहां ट्रांसफर करो, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एंड अगर उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में भी 7 साल तक वो क्या रहता है, पेंडिंग, अनपेड, देन ये पैसे के हकदार कंपनी नहीं है, देन ये पैसा कहां जाएगा, सरकारी खाते जाएगा, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। और अगर वो पर्सन 7 साल में कभी आया ही नहीं, लगातार कभी भी नहीं आया, फिर तो सर उसके शेयर्स भी सरकारी नाम पे, सरकारी खाते के नाम पे ट्रांसफर करके भेज दो। बट कभी कभार इन बिटवीन अगर आ गया, कोई डिविडेंड ले गया, कोई नहीं आया, शेयर्स नहीं ट्रांसफर होंगे, शेयर्स नहीं ट्रांसफर होंगे, माइट भी उसकी डिविडेंड की अमाउंट ट्रांसफर हो सकती है बट शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे। शेयर ट्रांसफर होने की वजह क्या है, जब बिल्कुल गुमनाम है, 7 साल हो गए लगातार हो गए, एक भी साल का वो डिविडेंड लेने नहीं आया, सर अब तो शेयर्स भी जाएंगे प्लस डिविडेंड की अमाउंट भी जाएगी, कहां ट्रांसफर हो जाएगी, आईपीएफ। दैट इज द क्रक्स जो आपने यहां तक अभी तक नोट डाउन किया। हाँ जी, शेयर्स जो कैंसिल हो जाएंगे एक तरीके से, हाँ तो कंपनी कैंसिल नहीं होंगे ना, कैंसिल नहीं कहा मैंने, वर्ड मैंने क्या कहा, इन द नेम ऑफ, तो वो किसी काम तो सरकार के नाम पे, सरकार के नाम पे, ये थोड़ी कह रहा हूं। और ऊपर से वो नेचुरली कोई फुली पेड अप होंगे, जो भी है, मेरे को तो मेरे पैसे मिले हुए हैं। पॉइंट ये था कि वो बार बार ऑब्लिगेशन मेरे पे आ रहा था कि तुम इन शेयर्स पे पैसे क्यों नहीं दे रहे, मैं कहा जी किसको दूं, है ही नहीं कोई, 7 साल हो गए लगातार कोई आया ही नहीं। सरकार कहती हमें दे दो, हमारे फंड में यहां पे ट्रांसफर कर दो, किसी एक के काम नहीं आ रहे, बाकियों के काम तो आए। अब पढ़ एक पॉइंट, राइट टू क्लेम, वर्ड क्या लिखा हुआ है, क्या सर ये जो शेयर एक बार उस फंड के नाम पे जो गए, क्या तुम कभी क्लेम नहीं कर पाओगे, यस यू कैन क्लेम। लास्ट वर्ड हमने क्या पढ़ा कि जब तुम शेयर्स भेजोगे, डिविडेंड भेजोगे सरकारी खाते में, साथ में क्या दोगे, लिस्ट कि किन किन लोगों के हैं, वो इसी वजह से दी थी। पढ़िए, अभी भी पॉसिबिलिटी है, एनी पर्सन हु क्लेम्स, Such shares as have been transferred to the fund shall be entitled to claim the transfer of shares from the ले सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर लेटेड भी आप कहते हो कि सर वो तो मेरे शेयर थे, अब लेटेड भी नहीं याद होता जी, आजकल तो बड़ा ऑनलाइन रिकॉर्ड होने लग गया, तुम्हारे अकाउंट में कहीं ना कहीं तो बोल रहा होगा, नहीं तो अदरवाइज अगर मैं बात करूं, जो पहले फिजिकल शेयर्स का कॉन्सेप्ट था, हमें यही नहीं पता था कि हमने इन्वेस्टमेंट कहां कहां कर रखी, रिकॉर्ड मैंने मेंटेन नहीं करी, ये ऐसी पॉसिबिलिटीज थी। आजकल तो क्या, पैन नंबर अगले का डालो, सारा रिकॉर्ड सामने कि फलानी फलानी कंपनी में ये शेयर्स आपके पास पड़े, वो तो रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। बट पहले कौन से रिकॉर्ड थे, अच्छा मान लो 50 कंपनियों में मैंने शेयर्स ले रखे हैं, मुझे आधे को तो पता ही नहीं कि उन्होंने डिविडेंड दिया भी है नहीं भी दिया, मुझे तो यही याद नहीं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसा ही बहुत है, क्या करें, रख के भूल गए। इन दैट केस तो वहां पे होता नहीं, मोस्टली जो ये प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करते रहते हैं, अपने को यही नहीं पता कि जगह जगह मेरे प्लाट कहाँ पड़े, इतनी जगह ले रखी है, कई बार तो रजिस्ट्रियां ढूंढनी पड़ती हैं कि अल्टीमेटली कौन सी बोरी में रखी होगी, ये भी देखें, पता ही नहीं सर। जिनके पास पड़े हैं वाकई बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये तो आजकल रिकॉर्ड मेंटेन होने लग गए, नहीं पहले क्या था। जैसे प्रैक्टिकल केस कई बार हुए, एक सेठ के पास कोई चला गया पर्सन, कहता जी मैंने आपकी फलानी जगह परचेज करनी है, वो उसको रोज टकरा दिया करे, आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा करेंगे, महीना निकाल दिया। कहता बाबूजी आपने बेचनी है तो बेच दो, नहीं बेचनी तो बता दो।
ये रोज ही चक्कर क्या लगवा रहे हो? कहता बात वो नहीं है, बात ये है कि उसकी रजिस्ट्री किस बोरी में बांधी पड़ी है मेरे को यही नहीं पता, उसको सर्च करना पड़ेगा। मेरे पास तो 500 प्लाट है, इतनी जगह पड़ी है। मैं कहा मेरे को इस बात की चिंता है कि उसको खोलेगा कौन, देखेगा कौन, कौन सी रजिस्ट्री कहां पड़ी है, और तुम कह रहे हो उसको बेच दो। ये सारे मैटर है। ऐसे ही पुराने केसेस, पुरानी बातें कर रहे हैं, आज की डेट में नहीं। आज की डेट में तो सारा डीमैट अकाउंट के थ्रू है। ये बात कर रहे हैं अनलिस्टेड के केस में, बात कर रहे हैं प्राइवेट वालों के केस में। क्लियर? नेक्स्ट इज, अब आइए पनिशमेंट फॉर, वर्ड क्या लिखा हुआ है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन से सेक्शन की है? 124। ये टोटल चैप्टर की नहीं है। ये ना हमेशा नेक्स्ट आगे ध्यान रखना कि कई बार पनिशमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो वही पनिशमेंट कोट करिए जो वहां पे उस सेक्शन की लिखी हुई है। जैसे पढ़िए, इसको मैं शॉर्ट वे दूंगा, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इतनी बड़ी लैंग्वेज याद रहती है। मैं एक बार समझा रहा हूँ, एक बार पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट आगे आदत आपकी मेरे से पहले ही बन जाएगी, कहने की जरूरत नहीं है कि बस शॉर्ट शॉर्ट वर्ड्स कहें। जैसे इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद, मैंने खुद ही लिखा हुआ है क्या, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन, तो ये पेनल्टी सिर्फ किसकी है? 124 की। सच कंपनी शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, सच कंपनी, कंपनी पे लाइबिलिटी कितनी आएगी? रुपीज 1 लाख। शॉर्ट आगे, एंड इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है? कॉन्टिन्यूइंग फेलियर। कॉन्टिन्यूइंग फेलियर मींस बार बार चलता जा रहा है, एक बार हुआ तो 1 लाख, बार बार ये डिफॉल्ट चलता जा रहा है, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है, आज तक भी आपने सही नहीं करा, विद द फर्दर पेनल्टी ऑफ रुपीज 500 रुपए फॉर, क्या लिखा हुआ है? ईच डे। 500 रुपए एक दिन का लगेगा, 1 लाख तो लगेगा, बाकी जितने दिन आगे कंटिन्यू चलेगा डिफॉल्ट, जितने दिन आगे ये कंटिन्यू चलेगा डिफॉल्ट, 500 पर डे के अकॉर्डिंग आपके ऊपर पेनल्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ कितनी? 10 लाख। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी? 10 लाख। फॉर एग्जाम्पल आपने 20 दिन लेट कर दिया, 20 दिन, 20 इंटू 500 कितना हुआ? 10,000 वो, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है? 10 लाख। 10 लाख तो बहुत वाइडर लेवल चला गया, क्लियर, अगर मल्टीप्लाई करने पे आए। बट सर 500 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना? 10 लाख। क्लियर? आगे, एंड एवरी ऑफिसर, अच्छा ये पेनल्टी तो किसके ऊपर थी? कंपनी पे। क्या पेनल्टी? 1 टाइम 1 लाख, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 500 रुपए पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जिसके कारण ये डिफॉल्ट हुआ, द ऑफिसर इज इन डिफॉल्ट, जो भी होगा, शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज, कंपनी पे 1 लाख थी, इस पे कितनी है? 25। कंपनी पे पर डे कितना था? 500, इस पे कितना है? 100। कंपनी पे मैक्सिमम कितना था? 10 लाख, इस पे कितना है? इस तरह से याद रखो, इस तरह से पेनल्टी का क्लॉज आपने क्या करना है? रिटेन कर। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? सो पेनल्टी आप लोगों की क्या बनी कि अगर आपने 124 सेक्शन का कंप्लायंस नहीं करा, देन इन दैट केस कंपनी विल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख, एंड इन केस ऑफ continuing failure 500 per day, subject to maximum 10 lakh, and every officer who is in default shall be liable to a penalty of rupees 25,000, and in case of continuing failure 100 per day, subject to maximum 5 गुना कम कर दो, टोटल लाख वाला 4 गुना कम कर दो, और ये आपका जो है 500 और कितना था? 10 लाख ना, 5 गुना कम, 500 का डाउन 100, 10 लाख का डाउन 2 लाख, जस्ट रिटेन करने के लिए, क्योंकि पेनल्टीज करते करते लास्ट तक काफी हो जाती हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है ना मैं उन्हीं पे फोकस करवाता हूँ। हर पेनल्टी मैं भी नहीं कहता, क्योंकि ये याद ही नहीं रहती, लास्ट तक जाते जाते इतनी पेनल्टीज हो जाएंगी कि किस किस की सेक्शन की पेनल्टी याद रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट जो मेन है सर उनमें तो रिस्क मतलब ही नहीं, वो तो याद करनी पड़ेगी। और ये 124 के ऊपर पेनल्टी का एक बार क्वेश्चन आ भी चुका। हुआ पॉइंट क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग 123 एंड 124, द मेन सेक्शंस जो हमने अभी तक डिस्कस किए। सो ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना ये सेक्शन 125, कल थोड़ी मैं स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा, कल कंटेंट थोड़ा ज्यादा करेंगे, एंड मेरी क्लास थोड़ी प्रॉपर होगी, क्लियर, टाइमिंग ज्यादा लेंगे, हाँ नहीं जरूरी है जी, अदरवाइज मेरा टारगेट कहीं एक एक आगे शिफ्ट हो जाता है, तो बेटर है कि कल हम 125, ये तो हो जाएगा बड़े आराम से, 126 और 127 यहां तक तो बड़े आराम से डन करेंगे, क्योंकि फिर मेरा लास्ट लेक्चर जो होता है सर, एक होता है जी एंटायरम डिविडेंड आपका पेंडिंग, रेवोकेशन और एंटायरम, और मॉड्यूल की डिस्कशन भी उस दिन करेंगे। कोशिश है, कोशिश ही कह सकता हूँ,
क्लियर? 2 लेक्चर मैक्सिमम इसके ऊपर और लेंगे एज यूजुअल एज पर द प्रीवियस बैचेस। 5 लेक्चर होते हैं, 5 ही रखेंगे, और 2 लेक्चर अभी मेरे पेंडिंग है इस टॉपिक को वाइंड अप करने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट।